नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। बताइए आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। और शनिवार रविवार निकले हैं तो रिवीजन किया है या नहीं। सिर्फ ये भरोसे मत रह जाना कि हाँ आधे घंटे की पढ़ लिया और फिर कॉपियां साइड में रख दी और फिर बस मौज करो। आप लोगों को अपने समय को सही तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा। शनि रवि आप लोगों की क्लास मैं जरूर ऑफ रखता हूं, लेकिन वो आप लोगों को ऑफ नहीं रखना है। आप लोगों को पढ़ते रहना है, निरंतर रिवीजन करते रहना है और बार बार अभ्यास करना है। रिवीजन का रोल बहुत ज्यादा रहेगा, बार बार चीजों को देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार याद हो गया और छोड़ दिया, ऐसा कर दिया तो फिर 10-15 दिन में सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो दोहरान करते रहें, अभ्यास करते रहें और अपना जो सब्जेक्ट है उसको भी साथ में लेके चलते रहें। क्योंकि मैं तो जीके कवर करवा रहा हूँ आप लोगों को, सब्जेक्ट भी आप लोगों को पढ़ना है ना। 40% लाने पड़ेंगे। ठीक है, अब आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? इस क्लास में स्पेशली पढ़ने वाले हैं महासागर की विशेषताओं में लवणता, तापमान और प्रवाल भित्तियां। ये महासागर और महासागर की विशेषताएं यदि टॉपिक में है या जल परिसंचरण टॉपिक में है आप लोगों के, तो आप लोग मानकर चलिए कि ये चीजें आप लोगों को पढ़नी है। भले सिलेबस में अलग से नहीं लिखा हुआ हो कि ये प्रवाल भित्तियां है या ये है, लेकिन फिर भी पढ़नी पड़ेगी। ये भी पढ़नी पड़ेगी, महासागरीय धाराएं भी पढ़नी पड़ेगी आप लोगों को। फिर महासागरों की और विशेषता अलग से पढ़ेंगे, जैसे प्रशांत महासागर की, हिंद महासागर की, अटलांटिक महासागर की। यहाँ पढ़ना पड़ी टावर, समझ में आएगी बात। इस तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा रिवाइंड करवाऊं आप लोगों को, थोड़ा सा रिवीजन करवाऊं। तो अपन ने अभी तक जो है जो टावर डायरेक्ट आ क्लास देखे नहीं, बे ध्यान रखो कि इन पहला वाली जो कल शुक्रवार ने क्लास आई ना, बा पहला था देखनी जरूरी है। क्योंकि इम जो पढ़िया नहीं अपा, वो अपन ने क्या पढ़ा था, महासागर के नीतल के उच्चावच पढ़े थे। ठीक है, याद हो गई क्या आप लोगों को? ये सवाल पूछूं कहीं से? भाग्यशाली हो के ऑनलाइन ही पढ़ रही है, ऑफलाइन पढ़ता तो मैं पहला है नहीं लाडली क्लास वो सवाल पूछता सारा का सारा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये आप लोगों को याद होनी चाहिए चीजें। जैसे कि मैं पूछ लूं कि इसका वर्गीकरण किसने किया, तो इसका वर्गीकरण आप लोगों को पता होना चाहिए कि हिजन बताया था मैंने, क्या गुरुजी? हाँ, हिजन बताया था, 1959 बताया था। फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्गीकरण कितने भागों में बांटा है, तो कि 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से? एक लोग बताए थे आप लोगों को मग्न तट, सबसे पहले शुरू करो। फिर आप लोगों को बताए थे मग्न ढाल, ठीक है। फिर आप लोगों को बताए थे मैदान, ठीक है। फिर आप लोगों को बताए थे गर्त, याद आया कि नहीं? फिर इन सब की विशेषताएं बताई थी कि कौन से ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे मग्न तट चौड़ा है, कहाँ पे मग्न ढाल ज्यादा है, इनमें ढाल में कौन सी चीज होती है, कहाँ पे जीव ज्यादा पाए जाते हैं, कहाँ पे कम पाए जाते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने करवा दिया है। नीतल के उच्चावच आप लोगों को करवा दिया है। अंत में करवाए थे गर्त, जिसमें से सबसे गहरा गर्त आप लोगों को बताया था। कौन सा? किसको याद है सबसे गहरा गर्त? तो गहरा गर्त आप लोगों को बताया था मैंने, कौन सा? मेरियाना गर्त। कहाँ है? प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितना बताया था? 11,022 मीटर। 11,022 मीटर। तो यह तरीके क्या है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। लारली चीजा देखो, बिंग बाद में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो तो सब बेस्ट तरीको है। अब आज री जो अपन पढ़नो है, बिम चला अपा बी क्लास में पढ़ा कि क्या लवणता कैसे होती है। ठीक है, लवणता में भी अलग अलग तरीके के सवाल बनते हैं, कहाँ पे कितनी लवणता पाई जाती है वगैरह वगैरह, तो बहुत सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज कि जब समुद्री लवणता की बात कर रहे हैं तो समुद्री लवणता को मापने का यंत्र भी तो अपन को पता होना चाहिए कि समुद्री लवणता को जो है मापते किस में है ना। तो मापते उस यंत्र का नाम है सैलाइन नेक्टर। किसके अंदर मापा जाता है? सैलाइन नेक्टर। सैलाइन नेक्टर के अंदर मापते, ठीक है। और यदि लवणता अपन देखेंगे ना तो किस में आती है? प्रति हजार में आती है। किस में आती है? प्रति हजार बोलते हैं इसको, प्रति हजार। इकाई इसकी ये रहती है। यानी कि लवणता को दर्शाया किस में जाता है? तो दर्शाया जाता है प्रति हजार में। ठीक है, तो औसत महासागरों की औसत लवणता कितनी है ये भी पूछ सकते हैं। औसत लवणता ये कितनी है बताई थी?
बताओ कितनी बताई थी? 35/1000। ठीक है, 35/1000। ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्या गुरुजी वो तो इतो तो याद रख ना, याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि है ना राजस्थान यदि जीके आप देखो तो उसमें तो आपके बोर्ड जो है बहुत दबा के अलग अलग तरीके से सवाल पूछा, लेकिन विश्व भारत जीके में अभी भी ये चीजें पूछी जानी है आप लोगों को। ठीक है, अभी भी यही चीजें पूछी जानी है। ठीक है, देखो समान लवणीय स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है कि मान लो x की लवणता जितनी है उतनी ही y की लवणता है, इनको मिलाने वाली रेखा यानी कि काल्पनिक रेखा होती है एक, उसको बोला जाता है आइसोहेलाइन। उसको क्या बोलते हैं? आइसोहेलाइन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? आइसोहेलाइन। ठीक है, ऐसे याद रखना है, ऐसे शब्द भैया पढ़ने को मिलेंगे और पूछेंगे आपसे, थाना पूछिए आइसोहेलाइन। ठीक है, देखो आगे, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत। अच्छा, लवण का मतलब यही मत समझना कि सिर्फ जो है लूण हुई, यानी कि सिर्फ नमक नहीं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं इसके अंदर। हाँ, ये बात सच है कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो लवणता कैसे? यानी कि देखो सागरीय जल है, उसमें से पानी वाष्पीकरण से उड़ता जाता है, पीछे जो लवणीय पदार्थ होते हैं यानी कि खनिज लवण जिनको बोलते हैं अपन, वो पीछे रह जाते हैं, वो वाष्पीकृत नहीं हो पाते। तो वहां जहां पे वाष्पीकरण ज्यादा होगा ना, वहां पे लवणता ज्यादा होगी, क्योंकि मीठा पानी जो है वो तो भाप बन के उड़ता रहेगा, पीछे क्या बचेगी चीजें? इनमें बहुत सारी चीजें आती है, NaCl आती है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड आता है, बहुत सारे सोडियम सल्फेट वगैरह खूब सारी चीजें आती है इसके अंदर। तो देखो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत जो है वो नदियां है। अब नदियां क्यों? क्योंकि सागर में पानी आता कहां से? सागर में पानी कहां से आता है? विभिन्न नदियों से आता है, और नदियां जो है अपने साथ में बहुत सारी चीजों को बहा के ले जाती है, तो उनके अंदर ही ये बहुत सारे लवण लेके जाती है, बहुत सारे लवण भी ये लेके जाती है जो सागरीय लवणता को बढ़ाते हैं। ठीक है, इसीलिए देखो सागरीय जल जो पीने लायक नहीं होता थे, कभी भी चाखर देख जो, कभी सागर समुद्र तट माते जाओ नहीं तो भी टाइम जो है चाखर देख जो, कि गुरुजी इच्छा ही कौन हुए, बट सब लोग यूं ही घूमे माए, तो आप चाखने की इच्छा नहीं है, चाखने की इच्छा नहीं है तो यूं भी अटके लिया करो ना, तुम यूं भी चखी जाए डायरेक्ट ही पानी। तो आपने ध्यान ही है, सागर जो समुद्र में नहा के और भी नमकीन हो गई हो, ये गीत भी आप लोगों को बॉलीवुड में सुनने को मिलेगा है। तो यानी कि समुद्र में नहा के नमकीन ही उड़ा है यूं, क्योंकि नमक वाला पानी है। ठीक है, अच्छा और भी इतिहास में भी देखो तो नमक कहां से बनाया जाता है? नमक तोड़ो आंदोलन वगैरह, दांडी जैसे दांडी मार्च हुआ था तो सागर के किनारे। तो ये चीजें हैं, सारी लिंक होती है, ये ध्यान रखना है। समुद्री जल विश्लेषण द्वारा अब तक, देखो बढ़िया प्रश्न, समुद्री जल विश्लेषण द्वारा अब तक 27 लवणों का पता लगाया गया। कितने? 27 लवण पता लगाए गए हैं। ठीक है ना, कितने लवण पता लगाए? 27 लवणों का पता लगाया है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में आप लोगों को ध्यान रखना है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, यदि आप क्या कहते हैं इसको, केमिस्ट्री है ना, रसायन विज्ञान की भाषा में यदि बात करेंगे तो NaCl बोला जाता है। ठीक है, और ये लगभग लगभग 77% से भी अधिक आप कह सकते हो कि ये 77% से भी अधिक जो है ये NaCl की मात्रा पाई जाती है समुद्र के पानी में। समुद्र के पानी में सोडियम क्लोराइड NaCl, जो अपन भी नमक खाते हैं ना वो NaCl सोडियम क्लोराइड है। अपना जो नमक होता है वो आयोडाइज होता है। क्या ऐड भी आती है ना कई बार, क्या आपका नमक आयोडीन युक्त है? ये पहले ज्यादा आती थी, अब कम आती है। तो ये ध्यान रखना है। महासागरीय जल का वह भाग जहां लवणता गहराई के साथ तीव्रता से बढ़ती है, जहां गहराई के साथ तीव्रता से बढ़ती है उसको हेलोक्लाइन जोन बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? हेलोक्लाइन जोन के नाम से जानते हैं। अब देखो बढ़िया कंसेप्ट आ रहा है जो आप लोगों को समझना है, एक बार समझ गए तो फिर लीला लहर पो बारे 25। ठीक है, बिंगे बाद में थान की पूछने की जरूरत नहीं पड़े। क्या चीज? क्या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर लवण की मात्रा कम होती है कि ज्यादा? ये इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो लवण की मात्रा में कमी आती है। अब क्यों कमी आती है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर क्यों कमी आती है? क्योंकि ध्रुव जो होते हैं वहां पे देखो ज्यादातर वाष्पीकरण नहीं होता, ध्रुवों की तरफ क्या होता है? जमे हुए रहते हैं, ग्लेशियर वगैरह होते हैं, वाष्पीकरण नहीं होता है। ठीक है, तो वो पानी वहीं पे जमा रहता है, जमा रहता है तो वो कैसा है? मीठा जल होता है, या मीठा नहीं भी है तो भी लवण की मात्रा जो है मेंटेन रहती है। और भूमध्य रेखा पे क्या होता है? वाष्पीकरण होता है, तो मीठा पानी ऊपर उड़ता रहता है, पीछे बचा लवण बच जाता है।
अब इसमें भी कर्क रेखा और मकर रेखा की तरफ जाओगे, कर्क रेखा और मकर रेखा की तरफ जाओगे तो भूमध्य रेखा से वहां पे ज्यादा लवण की मात्रा देखने को मिलेगी। भूमध्य रेखा पे कर्क और मकर की तुलना में कम मिलेगी, ध्रुवों की तुलना में ज्यादा मिलेगी। समझनी है चीज, ये सिर्फ डेड लाइन लिखी हुई है, लेकिन समझी नहीं तो फिर अपने लिए ये लाइन ही डेड हो जाएगी। यहां लिखी हुई डेड लाइन है, लेकिन ये लाइन डेड हो जाएगी यदि आप समझे नहीं। देखो भूमध्य रेखा पे, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाओगे, यदि ध्रुवों से तुलना करते हैं अपन, सीधे उस तरफ जाते हैं तो क्या होगा कि ध्रुवों के वहां पे तो है लवणता में कमी आएगी, अपने यहाँ पे भूमध्य रेखा पे ज्यादा है। लेकिन कर्क और मकर रेखा से तुलना करेंगे तो कर्क और मकर रेखा पे लवणता अधिक मिलेगी और यहाँ पे कम मिलेगी। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा यानी कि सतह के तापमान से जो है भाप बन की चीजें, पानी ऊपर उठाए, फिर वापस जो है वहां पे बारिश भी होती है। भूमध्य रेखा पे लगभग डेली बारिश होती है, डेली बारिश होती है तो थोड़ा सा मेंटेन भी होता है, ऊपर उठता है पानी यानी कि लवण की मात्रा पीछे बची, वापस बारिश हुई तो थोड़ा मेंटेन भी होता है। लेकिन कर्क और मकर रेखा पे जो है वाष्पीकरण तो होता है, लेकिन वापस संवहनीय वर्षा नहीं होती, तो मेंटेन नहीं हो पाती चीजें, मेंटेन नहीं हो पाती। तो कर्क और मकर रेखा पे भूमध्य रेखा की तुलना में ज्यादा लवण पाया जाता है। यही चीज यहाँ पे कि भूमध्य रेखा की अपेक्षा कर्क और मकर रेखा पर लवणता अधिक पाई जाती है। मात्र डेड लाइन के अंदर इतनी शानदार चीज लिखी हुई है कि यदि समझ गए तो भाई साहब 25 है, लीला लहर है। नहीं समझिया तो पछो देखो, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में वही फायदो है कि मार साहब ने कहना और काम को नहीं, मार साहब ने थे आगे ला रहे दौड़ा सको, कि मार साहब आगे निकल गए मान समझ को ना हो, पाछो बैगदार पाछो देख सको। ओ है ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत बड़ा फायदो है, ओ मैं मानू। ठीक है, थे लियो टाबरो स्क्रीनशॉट, बचा आगे बढ़ना, और चीजें आगे बहुत शानदार शानदार है। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। देखो लवणता से संबंधित और किस अक्षांशों के बीच सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, यानी सर्वाधिक लवणता किन अक्षांशों के बीच। अब यहां पे उत्तरी गोलार्ध में अलग है, दक्षिणी गोलार्ध में अलग है, तो मैं यहां पे लिखता हूं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, इसमें यदि अपन बात करें तो 20 से 40 डिग्री, 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, व दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध यहां पे आप 10 से 30 डिग्री याद रखें, 10 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, इनके मध्य जो है लवणता अधिक पाई जाती है, यहां पे सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। बढ़िया प्रश्न है। विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है? ये मैंने महाद्वीप पढ़ा है जब भी बताया है। कौन सी है? लेक वॉन। कौन सी है? लेक वॉन है, जो कहां की है? टर्की की। जो कहां की है? टर्की की। यहां पे 330 प्रति हजार के करीब लवणता पाई जाती है। 330 प्रति हजार, ये प्रति हजार में ध्यान रखना, प्रतिशत मत कर लेना, प्रतिशत करते ही ये गलत हो जाएगी चीज, प्रतिशत करते ही गलत हो जाएगी। अब देखो ये चीज पूछी जाती है और पूछनी भी चाहिए एग्जामिनर को, कि सबसे ज्यादा तो पूछते ही है कि सबसे ज्यादा जो है लवणीय पदार्थ कौन सा पाया जाता, तो NaCl सब जना करते हैं। क्यों पूछना चाहिए? सब कम लवणीय पदार्थ जो 27 ढूंढे है ना, उनमें से सबसे कम कौन सा है? तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। कौन सा है? मैग्नीशियम ब्रोमाइड, उनमें सबसे कम है। देखो ये कुछ आप लोगों को याद रखने, जिनमें आप ये ध्यान रखें कि सोडियम क्लोराइड तो 77.8% है। इसके बाद में आप आओगे तो देखो 10.9% आपके मैग्नीशियम क्लोराइड है। फिर मैग्नीशियम सल्फेट भी पाया जाता है 4.7%। फिर आपके कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है 3.6%। फिर पोटेशियम सल्फेट पाया जाता है 2.5%। कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है 0.3 और मैग्नीशियम ब्रोमाइड पाया जाता है MgBr 0.2%, यानी सबसे कम। जो 27 लवणों की खोज की है उनमें सबसे कम 0.2% मैग्नीशियम ब्रोमाइड पाया जाता है, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। NaCl से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसके आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो औसत लवणता तो मैंने आप लोगों को कितनी बताई थी? महासागरों की टोटल औसत बताई थी आप लोगों को 35 प्रति हजार। ठीक है, यदि इसमें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की अलग अलग पूछे, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की अलग अलग पूछे,
तो उत्तरी गोलार्ध में तो है 34/1000 और दक्षिणी गोलार्ध में आप लोगों को 35/1000 ध्यान में रखना है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में 35/1000 ध्यान में रखें। ठीक है, तो ये मतलब थोड़ा सा और आप ऐड कर लेना। चले आगे। बाकी जैसे कि महासागरों के अनुसार है तो मैं महासागरों में बताऊंगा। जैसे प्रशांत महासागर में 31 से लगा के 35 तक पाई जाती है, और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। अटलांटिक महासागर में आप लोगों के 36/1000 है ना, और हिंद महासागर में 34/1000 है। तो वैसे इतना पूछेंगे नहीं, और पूछते हैं तो लिख लेना, नोट कर सकते हो आप। तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो। अटलांटिक महासागर में 36/1000 है और हिंद महासागर में 35 कर देना। ठीक है, अटलांटिक में तो 36/1000 और हिंद महासागर में 35/1000 कर देना। ठीक है, प्रशांत में 31 से 35 के बीच में, प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये चले आगे। ओके, अब आते हैं अपन महासागरीय जल के तापमान में। महासागरीय जल का तापमान, ठीक है, देखो महासागरीय जल का तापमान सर्वाधिक जो है, इसको तापमान मतलब किससे मिलेगा, ऊर्जा किससे मिलती है सबसे ज्यादा, सूर्य से। तो ये इसका तापमान भी मेंटेन किससे होता है, सूर्य ताप से। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको तापमान जो है सूर्य ताप से मिलता है। और महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर, जो तापांतर है वो 1 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। औसत दैनिक तापांतर इतना ही, मतलब आप लोगों को ध्यान रखना है 1 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। महासागरीय जल का यदि अपन देखें कि तापमान अधिकतम कब होता है, वैसे तो मैंने तापमान तो कल वाले क्लास में बताया था 5 डिग्री से 33 डिग्री तक रहता है। तो महासागरीय जल का तापमान अधिकतम कब होता है, तो अधिकतम होता है ये दोपहर को। दोपहर को अधिकतम होता है दोपहर को 2 बजे, अधिकतम दोपहर 2 बजे, है ना। और वैसे यदि महीना पूछ ले तो अगस्त माह, तो अगस्त माह। और महासागरीय जल का न्यूनतम तापमान जो होता है वो होता है सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे। महीना पूछे तो फरवरी ध्यान रखेंगे, महीना पूछे तो फरवरी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान कितना होता है, तो 5 डिग्री से आप लोग ध्यान रखेंगे 33 डिग्री सेल्सियस तक, 5 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने को। अब आप लोगों को जो है अलग अलग तरीके से चीजें पूछ सकते हैं, अलग अलग तरीके से चीजें पूछ सकते हैं। देखो कि कौन से गोलार्ध में तापमान अधिक रहता है, तो देखो तापमान अधिक रहने का एक कारण यह भी है कि चट्टानों से भी महासागरों का तापमान प्रभावित होता है। चट्टानें जल्दी गर्म हो जाती है तो उससे भी प्रभावित होता है। तो कौन से गोलार्ध में पूछे तो उत्तरी गोलार्ध का तापमान दक्षिणी गोलार्ध से ज्यादा रहता है। तो क्या ध्यान रखेंगे, उत्तरी गोलार्ध का, उत्तरी गोलार्ध। कारण क्या है, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध के मुकाबले उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज्यादा पाया जाता है। बताया था आप लोगों को, है ना, बताया था 60-40 का रेशियो है ना, उत्तरी गोलार्ध में स्थल और जल में। आप लोगों को महासागर की पहली क्लास में ही ये चीज मैं बता चुका हूं। तो वही चीज है कि उत्तरी गोलार्ध में तापमान अधिक रहता है, किस कारण की स्थल ज्यादा है, किस कारण की स्थल ज्यादा है। और उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना रहता है ये पूछेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में रहता है बेटा जी 19 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है, 19 डिग्री सेल्सियस। और दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना रहता है, तो ये रहता है 16 डिग्री सेल्सियस। तो अब भी आप लोग इससे भी पता लगा सकते हो कि अधिक कहां है और कितना अंतर है, ये इतना अंतर रहता है ये भी पूछ सकते हैं। तो 3 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहता है। अंतर कितना है, तो अंतर भी पूछा जा सकता है। क्या भी प्रश्न पूछे तो अपन तैयार रहना पड़ी। अंतर कितना है, 3 डिग्री सेल्सियस रो अंतर है, 3 डिग्री सेल्सियस रो अंतर है भाईडा। सारी की सारी चीजें देखो याद रखनी बहुत जरूरी है, और इन तरीके क्यों याद रखनी पड़ी, और सब बेस्ट मैटर है, सब बेस्ट मैटर है। थैन याद कर लो, थार कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अलग लेवल मत से आ गया। हाँ अपन सारी चीजें याद है, सगली याद है, जो अपन याद नहीं है तो दूसरे ने भी बहुत कम याद है। तो इनमें अपन कॉन्फिडेंस बनी हो रहे। ले स्क्रीनशॉट देखो।
अब भूमध्य रेखा पर औसत वार्षिक तापमान आप लोगों को पूछे तो भूमध्य रेखा पे औसत वार्षिक तापमान रहता है 27 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है? 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। किस महासागर की सतह का तापमान अन्य सभी महासागरों की तुलना में अधिक होता है? सतह का पूछ रहे हैं, किस महासागर की सतह का तापमान अन्य सभी महासागरों से अधिक होता है? तो प्रशांत महासागर का। किसका? प्रशांत महासागर। यहां पूछ ले कितो रहे, तो ध्यान रखिए 19.1 डिग्री सेल्सियस। कितो? 19.1 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, इस तरीके से भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। फिर आप लोगों को पूछ सकते हैं कि आप लोगों के भाई हिंद महासागर का तापमान कितना रहता है, अटलांटिक महासागर का तापमान कितना रहता है, कैसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कैसे भी पूछ सकते हैं। तो अटलांटिक महासागर का तापमान रहता है आप लोगों के 16.9 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है? 16.9 डिग्री सेल्सियस। और पूछ लेंगे कि हिंद महासागर का तापमान कितना रहता है, तो हिंद महासागर का रहता है 17.03 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से भी याद रखना है। अटलांटिक का भी ध्यान रखें, हिंद महासागर का भी ध्यान रखें। अटलांटिक का कितना है? 16.9 डिग्री सेल्सियस। हिंद महासागर का कितना है? 17.03 डिग्री सेल्सियस। फिर यूं पूछ सकते हैं कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर तापमान किस दर से घटता है? अब ध्रुवों की ओर जाओगे तो तापमान घटेगा, क्योंकि ध्रुव तो ठंडे प्रदेश है, ध्रुवीय क्षेत्र, तो वहां पे घटता है 0.5 डिग्री सेल्सियस की दर से। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। अब देखो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इनमें से किसका तापमान अधिक है? तो अ से अरब सागर, अ से अधिक। अधिक किसका है? अरब सागर का। कैसे भी पूछे, कंपैरिजन करके पूछे या कैसे भी पूछे, मैं सारी चीजें आप लोगों को बता रहा हूं। तो इसका अरब सागर का ज्यादा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में से अरब सागर का ज्यादा है। ठीक है, अब देखो समुद्र की वह सीमा जहां से तापमान में तीव्र गिरावट आती है, जहां से तापमान एकदम से नीचे गिरता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ताप प्रवणता। उसे क्या कहते हैं? ताप प्रवणता कहा जाता है। उसे ताप प्रवणता कहते हैं। यूं भी पूछते, ताप प्रवणता का किसे कहते हैं? तो जहां से एकदम से तापमान डिक्रीज होता है, नीचे गिरता है, उसे कहा जाता है ताप प्रवणता। लो बेटा स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। शाबाश। अब आते हैं प्रवाल भित्तियां। इन्हें सामान्य भाषा में इन्हें कहा जाता है मूंगे की चट्टानें। मूंगे की चट्टानें कहा जाता है। सामान्य भाषा में क्या कहते थे? मूंगे की चट्टानें कह देते हैं। ठीक है, अब ये है क्या? इसे यूं कह सकते हो आप, मूंगा या इसे कहा जाता है मूंगा या कोरल पॉलिप। एक जीव होता है, ठीक है, एक जीव होता है, कौन सा? सिलेंटेट्रा संघ का, सिलेंट्रेटा संघ का जीव होता है। अब ये क्या है? इनका भोजन होता है चूना। यही प्रवाल भित्तियां है, ये समुद्री जीव होते हैं। इनका भोजन क्या होता है? ये सिलेंट्रेटा जीव संघ का जीव होता है। इनका भोजन होता है चूने की चट्टानें या चूना। ठीक है, और फिर जो है ये चूने की चट्टानें, ये जीव होते हैं, इनका खोल बन जाता है एक तरीके से, और अंदर से जैसे जीव मर जाता है फिर ये धीरे 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 जमा होने लगती है, तो ये क्या है? चट्टान का रूप ले लेती है। यही मूंगे की चट्टानें कहलाती है, या इसे कहा जाता है प्रवाल भित्तियां। इसके भी टाइप्स है, ये भी अलग अलग तरह की है। प्रवाल भित्तियां भी अलग अलग तरह की है, लेकिन प्रवाल भित्तियों से संबंधित आपको और भी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? कि प्रवाल भित्तियों के लिए अनुकूलता क्या है? अनुकूल परिस्थितियां क्या है? प्रवाल भित्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या क्या है? ये चीज आप लोगों को पूछी जा सकती है।
ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज ध्यान रखो कि ये जो है 15 डिग्री सेल्सियस, कितने 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, कितने 15 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस नहीं, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्या ध्यान रखोगे 15 डिग्री अक्षांश, 15 डिग्री सेल्सियस नहीं, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 15 डिग्री से 25 डिग्री अनुकूलता इसके जो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पे ज्यादा देखने को मिलती है, उत्तरी अक्षांशों पर अधिक, ये इसके लिए अनुकूल है। ये कैसी होती है, इनको परिस्थिति चाहिए उष्ण कटिबंधीय, इनको परिस्थिति कैसी चाहिए, उष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए इनको, ये इनके पनपने के लिए अनुकूल है एकदम चीज, उष्ण कटिबंधीय जलवायु इनको चाहिए, यानी कि ये ठंडे पानी में ज्यादा इनको मतलब मजा नहीं आता, इनको चाहिए हल्का गुनगुना पानी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए इनको, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि तापमान कितना चाहिए, तो तापमान में याद रखना है 18 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस तक, 18 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस तक तापमान इनके लिए बहुत अनुकूल है, तक तापमान इनके लिए बहुत अनुकूल है। यूं पूछ ले था ना कि ये जो है महाद्वीप में किस जगह ये ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो ये क्या होती है, निमग्न तटों पे, महासागरों के निमग्न तटों पे अधिक होती है, निमग्न तटों पर अधिक होती है। ये परिस्थितियां मतलब इनको क्या है, पनपने में मदद करती है। यदि पूछ ले कि कितनी गहराई तक जो है आगे पनप सकती है, तो 50 मीटर से 80 मीटर, कितनी 50 मीटर से 80 मीटर की गहराई जो है इनके लिए अनुकूल है, 50 मीटर से 80 मीटर की गहराई इनके लिए एकदम अनुकूल है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और यदि लवणता पूछ ले, तो हालांकि पूछे कौन, यदि लवणता पूछ ले तो 25 प्रति हजार से 35 प्रति हजार लवणता इनके लिए अनुकूल है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रवाल भित्तियों से संबंधित आप लोगों के क्या परिस्थितियां इनको पनपने में मदद करती है, वो चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है इससे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके टाइप्स पढ़ते हैं, इसके प्रकार पढ़ते हैं अपन। देखो प्रवाल भित्तियां अधिकांश तो पूर्वी तटों पे पाई जाती है, महाद्वीपों के पूर्वी तटों पे पाई जाती है, क्योंकि वहां पे जो है इनको ऐसी उष्ण कटिबंधीय जलवायु मिल जाती है। प्रवालों के अत्यधिक जैव विविधता पाए जाने, प्रवालों में क्या होते हैं, जीवाश्म बहुत ज्यादा होते हैं, जैव विविधता बहुत होती है, बहुत सारे जीव पनपते हैं इनके अंदर भोजन के स्रोत मिल जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए इन्हें महासागरीय वर्षा वन कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, महासागरीय वर्षा वन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और वैश्विक तापन और प्रदूषण के कारण प्रवालों का तेजी से नष्ट होना, क्योंकि ये नष्ट भी हो रही है इसके कारण, तो इसका तेजी से नष्ट होना प्रवाल विरंजन के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, प्रवाल विरंजन कहा जाता है। नष्ट होना प्रवाल विरंजन है, और जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है महासागरीय वर्षा वन, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब प्रवाल जो है ये रचना के आधार पे इनको 3 भागों में बांटा है। रचना के आधार पे पी लेख ने प्रवालों को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है, जिसमें नंबर 1 जो आप लोगों के प्रवाल आती है, पहली तरह की जो प्रवाल है, जिनको बोला जाता है तटीय प्रवाल। जैसा इसका नाम है वैसे ही ये क्या होती है, एकदम तट के सट के होती है ये, ठीक है, ये एकदम तट के सटी हुई होती है। जैसे कि मान लो ये आप लोगों के क्या है, महासागरीय सतह है, इसको मान लो आप महासागरीय सतह, महासागरीय सतह, ठीक है। और ये क्या है आप लोगों के, ये मान लीजिए ये है स्थल, ये क्या है, स्थल, यानी कि ये थोड़ा सा मग्न तट है, ठीक है। अब यहां पे जो है ये इस तरीके से ये सट के यहां पे ये जो प्रवाल भित्ति बनेगी, ये जो आप लोगों के प्रवाल भित्ति बनेगी, ये कैसी आएगी, ये अनुतटीय या तटीय, इसे कहा जाता है अनुतटीय प्रवाल,
ये इसका उपनाम है, अनुतटीय प्रवाल। इस तरीके से जो प्रवाल भित्ति बन जाती है इनको बोला जाता है अनुतटीय प्रवाल। ये किसी द्वीप या महाद्वीप के साथ संलग्न होती है सीधी, ठीक है। उदाहरण के तौर पे भारत के अंदर यदि देखें तो मन्नार की खाड़ी, रामेश्वरम के निकट ऐसी प्रवाल भित्तियां देखने को मिलती है। यूएसए में दक्षिणी फ्लोरिडा और पूर्वी मलेशिया का तटीय क्षेत्र ऐसी प्रवाल भित्ति के उदाहरण है। दूसरे नंबर की आती है टाइप्स ऑफ टू की अवरोधक प्रवाल। इसे क्या कहा जाता है? अवरोधक, यानी कि किसी तरह का अवरोध हो जाता है। अब कैसे, ये यहां पे समझाने से पहले मैं यहां पे आप लोगों को बताता हूं कि ये महासागरीय सतह और ये है आप लोगों के क्या है, स्थल। ये तो ध्यान रखना, स्थल, और ये क्या है, ऐसे ही समझ में आएगी। ये महासागरीय सतह है। अब क्या होगा कि अब यहां पे ये इस तरीके से ये प्रवाल बनेगी, ठीक है। इस तरीके से ये बन गई आप लोगों के प्रवाल भित्ति, ठीक है ना। क्यों कलर कौन भरा, रुको, कलर भरदा व्यवस्थित ही लो, अपार व्यवस्था है ना, इसके अंदर भर देते हैं ये वाला ही। लो, ये हो गई, बहुत बढ़िया काम हुआ, बटे पे भरदा, ठीक है। अब ये समझ में आप लोगों के बढ़िया तरीके से आ जाएगी। अब इसके अंदर क्या है, यहां पे ये बन जाता है पानी। ये क्या बन जाता है? जल। और ये जल मात्र जल नहीं है, इसको बोला जाता है, ये एक तरीके की झील का निर्माण करते हैं जिसको बोलते हैं लैगून झील। क्या बोलते हैं? लैगून झील बोला जाता है। लैगून अपने केरल साइड जाओगे तो कयाल बोलते हैं, यानी कि समुद्र का ही जल है, ठीक है। समुद्र का ही जल है, लेकिन किसी चट्टान से या किसी तरीके से प्रवाल वगैरह से अलग होके बीच में झील का निर्माण ले। अब इसके आगे जाओगे तो वापस जल है, यहाँ आगे चले जाओगे यहाँ पे तो आगे तो समुद्र है ही, ठीक है, समुद्र है ही, बीच में ये प्रवाल आ गई है, तो ये क्या अवरोध का काम कर रही है, और बीच में लैगून झील बन गई है। बीच में यहाँ पे क्या बन गई? लैगून झील बन गई है। यही चीज है, इन प्रवाल को क्या बोला जाता है? प्रवाल रोधिका या बैरियर रीफ कहा जाता है। ये एक तरीके से कैसे अवरोध है, ये बैरियर का काम कर रही है, ये अवरोध का काम कर रही है। तो ये है आप लोगों के क्या है, ये है प्रवाल, अवरोधक प्रवाल। कौन सी? अवरोधक प्रवाल है ये, ठीक है। ये क्या होती है? ये प्रवाल तट से कुछ किलोमीटर दूर तट के समानांतर विकसित हो जाती है। देखो, तट के बिल्कुल समानांतर विकसित हो जाएगी, बीच में पानी भर जाएगा वापस, ठीक है, बीच में पानी। इनके मध्य लैगून झीलें या छिछली नहर या चैनल बन जाते हैं। बीच में जल भर जाता है तो लैगून या कयाल झील का निर्माण होता है। कयाल झील, लैगून झील किसे कहते हैं? वो यही है कि समुद्र का ही जल है, किसी चट्टान द्वारा अलग होकर वो झील का रूप ले लेती है, वो लैगून झील कहलाती है। ये समुद्री यातायात में अवरोधक होती है। अब अवरोधक ही है, समुद्री यातायात यूं है कि अटे भी पानी है, बीच में अवरोध काम कर दिया करे। और अवरोधक तरह की ग्रेट बैरियर रीफ इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया जब पढ़ाया था, जब ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट को पढ़ाया था आपको, जहां ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बताई थी, वहीं पे आप लोगों को ये ग्रेट बैरियर रीफ भी बताई थी, ठीक है। तो ये अवरोधक बनती है, लेकिन मछुआरों के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में जो है मछलियां बहुत पाई जाती है, तो मछुआरों के लिए ये बहुत उपयोगी है। ये सभी प्रवाल भित्तियों में सबसे लंबी, चौड़ी और ऊंची होती है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ की पूरी विशेषताएं मैंने ऑस्ट्रेलिया पढ़ाया है, तब आप लोगों को लिखवा रखी है। ये दो तरह की है, इसके अलावा एक और होती है जिसको बोला जाता है एटॉल प्रवाल, या उसको वलयाकार प्रवाल भी कहते हैं, जो अंगूठी के आकार की भी होती है, घोड़े के नाल के जैसी भी होती है ना, और पूरे घेरे की जैसी भी होती है। वो क्या होता है, किसी न किसी द्वीप के चारों तरफ विकसित हो जाती है, या तो द्वीप के चारों तरफ या प्रायद्वीप के आसपास भी विकसित हो सकती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसे भी समझ लेते हैं अपन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखो, तीसरी तरह की जो है ये है वलयाकार प्रवाल भित्ति। ये कैसी है? वलयाकार प्रवाल भित्ति है। अब इसे कहा जाता है, इसे एटोल या प्रवाल वलय के नाम से भी जानते हैं। इसे एटोल या प्रवाल वलय के नाम से भी जानते हैं। ये क्या किसी द्वीप या जलमग्न पठार के चारों तरफ बन जाती है, ठीक है। ये कोई द्वीप है या कोई पठार है, ये तो इसके क्या है, चारों तरफ ऐसे विकसित हो जाएगी। अब कोई हिस्सा खुला भी हो सकता है, घोड़े की नाल की आकार की होगी तो खुला होगा, है ना। घोड़े के नाल की आकार की भी होती है, अंगूठी के आकार की होती है, या अंडाकार भी हो सकती है, इस तरीके से। यानी कि ये एक तरीके से घेरा बनाती है, ये पूरा घेरा बनाती है। ये सर्वाधिक लाल सागर, चीन सागर और अरब सागर में देखने को मिलती है इनकी मात्रा। लेकिन सबसे ज्यादा एटॉल जो है वो एंटीलीज सागर में है।
सबसे ज्यादा कहाँ है? एंटीली सागर में। उदाहरण के तौर पे अपन भारत में देखें तो लक्षद्वीप समूह में ऐसी एटॉल देखने को अपन मिलती है, अपने को लक्षद्वीप समूह में ऐसी एटॉल देखने को मिलती है, यानी कि ऐसी प्रवाल देखने को मिलती है, ऐसी प्रवाल भित्ति जो वलयाकार है वो देखने को मिलती है। तो ये 3 तरह की होती है। होती क्या है? मूंगे की चट्टाने हैं, चूना इनका भोजन होता है, यानी कि एक तरीके का जीव है, उसका खोल होता है, उससे जमा होकर ये चट्टान का रूप ले लेती है ना। ये ध्यान रखना आपको। सिलेंट्रेटा संघ का एक प्राणी होता है, उसी के खोल से ये प्रवालें बनती है। ये सारी 3 तरह की प्रवाल है, तीनों आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तीनों ही आप लोगों को ध्यान रखनी है। स्क्रीनशॉट लो डाल रहा हूं। और भाई साहब इसी के साथ अपनी ये क्लास पूरी हुई। अब महासागर की 2 क्लासें और आनी है। एक के अंदर मैं आप लोगों को महासागर की बाकी विशेषताएं पढ़ाने वाला हूं, जिसमें प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, चारों ही बताऊंगा उसी एक क्लास में। एक क्लास में आप लोगों को महासागरीय धाराएं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। दोनों ही क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दोनों से ही बढ़िया तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो भैया पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखना, पढ़ने से ही कल्याण होगा। और पढ़ना कभी भी अपना पढ़ा हुआ, अपना ज्ञान अर्जन किया हुआ, अपना सीखा हुआ व्यर्थ नहीं जाता है, ये बात मान के चले। आज नहीं तो कल ये आप लोगों के काम आएगा, ये आप लोगों को आउटपुट देगा, इसका नतीजा आप लोगों को देखने को मिलेगा, आपको लोगों को सफलता देखने को मिलेगी। तो इन चीजों को अपने मतलब नियमित बनाइए, दिनचर्या के अंदर पढ़ाई जरूर शामिल करें। यदि एक दिन 24 घंटे आप लोगों के बिना पढ़े निकल गए तो मान लीजिए कि आप बहुत लोगों से एक दिन में पिछड़ जाते हैं। कंपटीशन कितना बढ़ रहा है, जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, महंगाई कितनी बढ़ रही है, चुनौतियां कितनी बढ़ रही है, समस्याएं कितनी बढ़ रही है। इन सभी का समाधान यदि सरकारी नौकरी के अलावा आप लोगों को दिखता है तो उसे प्राथमिकता दीजिए, नहीं दिखता है तो फिर पढ़ाई को प्राथमिकता दीजिए, ठीक है। इसी संदेश के साथ आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।